हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, आपकी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज की टीचर। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। हमने बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़े हैं और आज इंडस्ट्री मीनिंग एंड टाइप्स के बाद जो हम नेक्स्ट एरिया कवर करने वाले हैं वो है कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप अपने सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल पे हैं, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। ये एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है, इंडिया में इकलौता प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, यस ऑल वीडियोस विद फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मिलती है यहाँ पे ई बुक्स एंड ई नोट्स जिनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम तैयारी करवाते हैं सीबीएसई एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स की। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आपके कोई फ्रेंड हिंदी मीडियम से हैं, सो हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम प्योरली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको सब कुछ एक ही जगह मिल सकता है, उसका जो बेनिफिट है आप उठाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लाइक दिस वीडियो, जल्दी से लाइक करो बिकॉज हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, दैट इज कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलियरीज का मतलब होता है एड्स, यानी ट्रेड को हेल्प करने में कौन कौन सी चीजें हैं जो जुड़ी हुई है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें दो रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज योर कंसेप्ट रजिस्टर एंड सेकंड इज योर क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर। जो कंसेप्ट रजिस्टर है उसमें हम लिखेंगे सारे कंसेप्ट्स, उसके सब पॉइंट्स के कंसेप्ट्स, वन पॉइंटर जो समरीज हैं वो लिखेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर में हम सारे क्वेश्चन, जैसे कि आपने अपनी एनसीईआरटी में देखा होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, दोनों हम सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, हम करेंगे वन शॉट रिवीजन। तो इससे क्या होगा, जब पेपर पास आएगा तो ये नोट्स आपकी हेल्प करेंगे अच्छे से रिविजन करने में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एरिया है कॉमर्स। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों कॉमर्स क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? मैम कॉमर्स इज आवर सब्जेक्ट। सो पर कॉमर्स का एक मीनिंग होता है। ओके, सो कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक फैक्ट्री है, आपकी एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री है बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की। सबसे पहले आपके पास एक मशीन है जिसमें बिस्किट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसके थ्रू बिस्किट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये आपके पास एक मशीन है, ठीक है। ये मशीन फैक्ट्री में है, इस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी है जिससे मशीन चलती है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं वर्कर्स के लिए, कम से कम 12 लेबरर्स हैं, 2 इंजीनियर्स हैं, ठीक है। ऐसे करके सारी सुविधाएं हैं जो एक फैक्ट्री में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसके अलावा जब यहाँ पर गुड्स पैक हो जाते हैं, मैन्युफैक्चर होने के बाद लेबल वेबल लगती है, जब गुड्स पैक हो जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो गुड्स हैं ये अलग अलग लोकेशन पे होलसेलर्स के पास जाते हैं, देन होलसेलर से रिटेलर के पास एंड देन रिटेलर से कंज्यूमर के पास। सो आपने देखा देयर इज अ चेन ऑफ एक्टिविटीज। सो यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज हेल्प करती हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर में, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स होती हैं। तो मतलब मैम क्या ये सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स हैं? यस स्टूडेंट्स, ये सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, सो व्हेनेवर ही इज ट्राइंग टू सेल द गुड्स टू कंज्यूमर एंड द गुड्स आर फिनिश्ड एंड फाइनली सोल्ड टू द होलसेलर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड to consumers via retailers, all this is coming under commerce. Okay, now coming to the other line, there will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumer. For example, there is a farmer. Okay, so farmer is producing goods for self consumption but not for sale in the market. So will this be called commerce? No. जब तक goods produce हो रहे हैं
और वो गुड्स प्रोडक्शन का मेन सोल मोटिव क्या है कि वो कंज्यूमर के पास पहुंचने चाहिए। तो अगर कोई फार्मर सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स उगा रहा है तो वहाँ पर कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा, दैट डजंट कम अंडर कॉमर्स। पर अगर वही फार्मर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करके मंडी में उसे सेल करके या गवर्नमेंट को देके सेल करके पैसे कमा रहा है एंड वो क्रॉप्स फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं इनडायरेक्टली, तो ये वाली जो चेन है ये पूरी चेन कॉमर्स में आती है। बट अगर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो क्रॉप्स उगा रहा है तो वो कॉमर्स में नहीं आता। ठीक है, सो प्रोड्यूसिंग गुड्स तो ठीक है, तो पर प्रोडक्शन का कोई यूज नहीं है अगर वो कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं रहा। ओके, नाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड consumers are scattered at different places. So you all know this is a very easy line. So whenever the goods are produced, they are produced in factory, but when the consumers like us are consuming, it is not necessary that we go to the factory and consume the goods. We'll consume at our home only, na? So that's why it is written here. Consumers are not aware of what kind of goods are produced by the manufacturers. Manufacturers have to do advertising to make consumers aware about the goods they are manufacturing. Okay, so this was the introductory part. Goods are produced in large quantity and demanded by consumers in a small quantity. Suppose there is a factory, they are producing in 1 month 10,000 biscuit cartons. In one carton there are 200 biscuit packets. Okay, so I am a consumer, I have to buy biscuit for my home. Will I buy all the cartons? No, I'll buy 1 or 2 biscuit packets only. Out of that complete carton, I'll just take 1 or 2 biscuit packets. So that is why here it is said that the goods are produced in large quantities, but जब consumers उसे demand करते हैं, so वो छोटी छोटी quantities में खरीदते हैं। एक और example आपकी एक case study में आया था जिसमें ये बोला था कि एक फैक्ट्री है जहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है जहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है अगरबत्तीस का। तो अगर अगरबत्तीस के करीबन 2000 पैकेट्स एक दिन में बनते हैं। आप कंज्यूमर हो, क्या आप पूरे 2000 पैकेट्स लोगे? नो, आप अपने घर के हिसाब से 1 या 2 पैकेट लोगे, वो आपके महीना भर चल जाएंगे। सो यहाँ पर यही चीज़ बोली है कि गुड्स जो है लार्ज क्वांटिटी में बनते ज़रूर हैं, बट कंज्यूमर्स द्वारा स्मॉल क्वांटिटीज़ में डिमांड होते हैं। ओके, ऑल दीज प्रॉब्लम दैट इज़ द हिंड्रेंसेस of place, hindrances of knowledge, hindrances of storage, etc. are solved by commerce. So जितनी भी दिक्कतें हैं कि कभी प्लेस की दिक्कत हो रही है, कभी टाइम की दिक्कत हो रही है, कभी सेल्स की दिक्कत हो रही है, कभी कंज्यूमर्स तक सामान पहुंच नहीं पा रहा, उसकी दिक्कत हो रही है, ये सब किसके अंदर आता है? कॉमर्स के अंदर आता है। ओके, सो आपको लगता होगा कि कॉमर्स तो कितना बड़ा वाइड टर्म है, हम पढ़ते थे, अच्छा हमने कॉमर्स लिया 11th-12th में, वो कॉमर्स ये कॉमर्स से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कॉमर्स हमको बिजनेस की पर्सपेक्टिव से बात करी गई कि बिजनेस में कॉमर्स क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। इसको स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू राइट द नोट्स ऑफ द अबाव पॉइंट्स। आपको इसमें क्या क्या लिखना है? पहले आपको लिखना है कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स to the ultimate consumer. Okay, then there will be no use of producing goods unless it reaches the ultimate consumer. Next आपको लिखना है goods are produced at one place and distributed at different places. ठीक है, फिर consumers are not aware of what kind of goods they are producing. इसको आप short में not aware ऐसे words लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ओके, ये हमारा क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, जैसे आपको आएगा व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट आर द हिंड्रेंसेस दैट यू फेस इन कॉमर्स, तो आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ये वाला जो पॉइंट है ये लिखना है एंड ये वाला भी पॉइंट लिखना है। चलिए फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, रोल ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑक्सिलरीज जो ऐसी चीजें जो ट्रेड में हेल्प करती हैं। सो द कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? नहीं खड़े हो पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि अगर इंडस्ट्रीज को परफॉर्म करना है तो उनकी रीढ़ की हड्डी है कॉमर्स, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था इंडस्ट्री मीनिंग एंड टाइप्स, और इस सेशन में ये बताया गया है कि जो हमने पिछले सेशन में जितनी बातें पढ़ी उनके पीछे जो सोल स्टैंडिंग चीज़ें जिसकी वजह से वो चल रहे हैं वो है कॉमर्स। ओके, सो दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री and reaches the ultimate consumer. So इंडस्ट्री में जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये गुड्स पहुंच रहे हैं कंज्यूमर के पास, इस बीच में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं ताकि वो गुड्स कंज्यूमर के पास पहुंच सके, तो इन सारी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज कॉमर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉमर्स परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस हैं कॉमर्स के? पहला, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स, helps in removing the hindrances of time, helps in removing hindrances of risk, helps in removing hindrances of place, helps in removing hindrances of exchange, helps in removing hindrances of knowledge. hindrance मतलब रुकावट, तो कॉमर्स इन सारी रुकावटों को दूर करता है। ओके, सो ये फ्लो चार्ट बनाइए फटाफट। ओके, लेट्स प्रोसीड। नाउ स्टूडेंट्स, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स को समझते हैं, यानी लोगों से ऐसी क्या दिक्कतें होती हैं जो कॉमर्स रिमूव करता है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। सही बात है। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड कंज्यूमर्स। There is no different relation between producers and consumer. The trade segment of commerce creates a link between producers and consumers. Traders help in exchange of goods and service from producers to consumer and hence this removes the hindrances of person. देखिए, जो व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है वो कौन है? प्रोड्यूसर। ठीक है, अब हो सकता है वो एक ही व्यक्ति हो सकता है वो ग्रुप ऑफ पीपल हो या वो मशीनरी हो। कई जगह तो लोग ही नहीं होते, सब काम मशीन से ही हो जाता है। पर ये जब गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं, ये दूसरा सेगमेंट है कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो जब प्रोड्यूसर्स सेल कर रहे हैं एंड कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं इन गुड्स को, तो ये सेल और बाय को क्या बोलते हैं हम कि यहाँ पर ट्रेड हो रही है। ठीक है, अब इस ट्रेड की वजह से क्या हो रहा है, गुड्स कंज्यूमर्स के पास पहुंच पा रहे हैं, तो इससे ये जो हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स की दिक्कत है ये रिमूव हो रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी को जाके नहीं देना पड़ रहा, ट्रेड वो फैसिलिटेट कर दे रहा है और ट्रेड पार्ट ऑफ कॉमर्स है। सो इसलिए लास्ट लाइन में लिखा है ट्रेडर्स यानी जो गुड्स बाय और सेल करते हैं, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एंड हेंस रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। यानी प्रोड्यूसर को चिंता नहीं होनी चाहिए कि गुड्स कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, कंज्यूमर को चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास जो गुड्स है हमें प्रोड्यूसर से लेके आना पड़ेगा क्या, नहीं। ये जो ट्रेडर्स हैं ये बैठे हैं कॉमर्स में इन दोनों के बीच, जो इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करवाते हैं, जिससे ये जो गुड्स के आने जाने की दिक्कत है, लोगों की दिक्कत है, खत्म हो जाती है कंप्लीटली। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज राइट द नोट्स ऑफ इट। ये वाली लाइन जरूर लिखना है आपको। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हैव नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। The trade segment of commerce creates a link between producers and consumers. Then आप लिख सकते हो traders help in exchange of goods and services from producers to consumers and then this removes the hindrances of persons. Okay, चलिए next, helps in removing hindrances of place. अब goods एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, so goods are produced at one place whereas consumers are scattered at different places. फैक्ट्री होती है आउटस्कर्ट्स में और कंज्यूमर्स तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकते हैं, राइट। सो फैक्ट्री एक जगह होती है जहां गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, बट कंज्यूमर्स तो पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में हर जगह फैले हुए हैं। सो दिस इज अ प्लेस गैप, यानी कि फैक्ट्री से हमें गुड्स किसके पास भेजने हैं, कंज्यूमर्स के पास।
तो ये जरूरी नहीं है कंज्यूमर्स के पास भेजने हो, कंज्यूमर्स किराने की दुकान आपके आसपास की वहां भी जाके वो खरीद सकते हैं। सो यहाँ पर इस जगह से गुड्स जब इस जगह जाते हैं तो ये गैप को क्या बोलते हैं, जाने वाले गैप को, गुड्स कैसे पहुंचेंगे इसको बोलेंगे प्लेस गैप। ठीक है, नाउ बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, तो इस गैप को यानी एक जगह से अगर सामान हमें दूसरी जगह पहुंचाना है तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कॉमर्स का ही एक पार्ट होता है। सो दिस गैप इज फिल्ड बाय transport segment. The transport moves goods from one place of production to the markets which are easily accessed by the customers. ट्रांसपोर्ट की मदद से हम गुड्स को मार्केट में सप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से गुड्स जो हैं कंज्यूमर्स खरीद पाते हैं। सो ये था हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जिसको दूर किसने किया, कॉमर्स के इकलौते एलिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। नॉट इकलौते एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट था हमारा ट्रेडर्स, सेकेंड है ट्रांसपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे नोट्स में, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। So goods are produced at one place whereas consumers are scattered at different places. So this gap between the consumers and producers is filled by transportation, where goods reach market for consumption. ठीक है, ऐसा शॉर्ट में भी लिख सकते हो ताकि आपको याद आए हमने क्लास में क्या पढ़ा और आप नोट्स अच्छे से बना पाओ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, आप लिंक बना पा रहे हो, सो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए, नेक्स्ट है हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। अब टाइम की दिक्कत को कौन संभालता है, ऐसा कौन सी कॉमर्स की चीज़ है तो टाइम की दिक्कत को हटाता है, तो देखते हैं। Some goods are produced in a particular season only, but are demanded throughout the year. जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वीट है ना, आपके घर में जो गेहूं है वो हर टाइम होती ही होती है, ठीक है, पर प्रोडक्शन तो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही होता होगा, बट आपके पास वो हर टाइम अवेलेबल है। सिमिलरली मैंगोज का सीजन होता है समर्स में, तो समर्स में वो आपके पास अवेलेबल होती है, राइट। बट ऐसे गुड्स हैं जिनका प्रोडक्शन होता है एक स्पेसिफिक टाइम पर और वो पूरे साल भर आपके पास अवेलेबल होती है। सो ये जो टाइम का गैप है ये कैसे फिल हुआ, चलिए देखते हैं। सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड सीजन बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर, फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, pulses, etc. On the other hand, some goods are produced throughout the year but are demanded in a particular season. तो ऐसा भी हो सकता है। So there is a time gap between production and consumption. So goods to be kept safe and fresh during this is a time gap. अब for example, आइसक्रीम्स का जो प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए ये प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर हो रहा है, पूरे साल भर हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, पर इसका मेजर कंजम्पशन कहाँ होता है, इसका मेजर कंजम्पशन होता है समर्स में। तो तब तक इन आइसक्रीम्स को ठीक रखने के लिए हम इसको कहाँ स्टोर करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है, और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली वीट का प्रोडक्शन एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है बट इसका कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर होता है। सेम गोज विथ राइस, सेम गोज विथ पल्सेस। पर ऐसे भी गुड्स हैं जो पूरे साल भर प्रोड्यूस होते हैं बट उनका जो डिमांड है वो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स पर ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो हर टाइम अवेलेबल होते हैं, एक्सोटिक फ्रूट्स, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, जबकि उनका प्रोडक्शन एक स्पेसिफिक टाइम पर ही होता है। सो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच में क्या है, टाइम गैप है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज प्रोडक्शन हुआ और आज ही कंजम्पशन, कभी भी प्रोडक्शन हो सकता है और कभी भी कंजम्पशन हो सकता है। सो ये है हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। ओके, चलिए इसके नोट्स बना लेना आप। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग। अब ये जो टाइम गैप है इसको तोड़ता कौन है। सपोज आज प्रोडक्शन हुआ और कुछ समय बाद कंजम्पशन होना है, प्रोडक्शन हुआ जब, तो यहाँ पर जो वीट, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वीट,
वीट का प्रोडक्शन हुआ, खेतों से वीट आई, रिफाइन हुई, अच्छे से साफ करी गई, देन मार्केट में मंडी में पहुंचाई। पर जब प्रोडक्शन हो गया तो हमने क्या किया, तुरंत मंडी में पहुंचा दिया, ठीक है, सेलर्स को दे दी वीट। हमने क्या खेत में पड़ी रहने दी वीट? नहीं ना, जहाँ से वो क्रॉप्स निकले हमने वहीं छोड़ दिए क्या? एग्जैक्टली नॉट। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर वहाँ रखते तो वो खराब हो जाता। हमें क्या करना था, सेलर्स को देना था। तो सेलर्स क्या करेंगे, सेलर्स इसको स्टोर कर देंगे। नाउ स्टोर होता कहाँ है, आपको पता ही है, जो गुड्स हैं स्टोर होते हैं वेयर हाउसेस में। सो दैट्स वाई ये जो हमारा गैप है, जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच का गैप है, फिल होता है वेयर हाउसेस के थ्रू। वेयर हाउसेस एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप गुड्स सेफली रख सकते हैं जब तक वो कंजम्पशन के लिए रेडी ना हो, ठीक है। अब आपको पता होगा कोल्ड स्टोरेज भी होते हैं, जैसे टमेटोज हो गए या एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हो गई जो इम्पोर्ट होके आ रही हैं बट कुछ टाइम बाद सेल होनी है, तो वो कहाँ रखी जाएंगी? वो रखी जाएंगी कोल्ड स्टोरेजेस में। और जैसे गुड्स होते हैं वीट, पल्सेस, ये कहाँ रखे जाते हैं? ये रखे जाते हैं वेयर हाउसेस में। ओके, सो वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप। ये टाइम गैप क्या है, किस किस के बीच में है? पहला प्रोडक्शन एंड दूसरा कंजम्पशन के बीच में है। ओके, सो गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन वेयर हाउसेस, दे आर डिमांडेड इन मार्केट। जब तक मार्केट में उनकी डिमांड नहीं है तब तक उसको वेयर हाउसेस में आप रख सकते हो। अब बहुत सारे तरह के वेयर हाउसेस होते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे वेयर हाउस होते हैं। जैसे पेरिशेबल गुड्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज हाउसेस, इन्फ्लेमेबल गुड्स आर केप्ट इन फायर प्रूफ वेयर हाउसेस। ऐसे गुड्स जो ब्लास्ट हो सकते हैं उनको किस में हम रखते हैं? फायर प्रूफ वेयर हाउसेस में। और ऐसे गुड्स जो नॉर्मल होते हैं उनके लिए नॉर्मल वेयर हाउसेस होते हैं, गोडाउन टाइप्स, ठीक है। अब पर पेरिशेबल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज होते हैं, ये बात आप याद रखना। चलिए इस टॉपिक को दोबारा से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है और जो गुड्स का कंजम्पशन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज प्रोडक्शन हुआ और आज ही कंजम्पशन हो गया, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल भर कंजम्पशन हो रहा है और केवल जनवरी और फरवरी में उसका कंजम्पशन हो रहा है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है जनवरी, फरवरी, मार्च में प्रोडक्शन हो रहा है एंड पूरे साल भर कंजम्पशन हो रहा है। तो कुछ भी केसेस हो सकते हैं। तो प्रोडक्शन जैसे वीट का है, राइस का है, पल्सेस का है, ठीक है, और बाकी कमोडिटीज़ हैं जैसे टमेटोज, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन है तो कभी भी प्रोडक्शन हो सकता है एंड कभी भी कंजम्पशन हो सकता है। जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रहा है तो इसके बीच में जो टाइम गैप होता है, मान लीजिए जनवरी में प्रोडक्शन हुआ पर कंजम्पशन अक्टूबर में हुआ, तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं टाइम गैप, और इस गैप को फिल करते हैं वेयर हाउसेस। तो गुड्स इतनी देर रखते कहाँ हैं अपन रखते हैं वेयर हाउसेस में। वेयर हाउसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, कोल्ड स्टोरेजेस जहां हम क्या रखते हैं? पेरिशेबल गुड्स, और फायर प्रूफ वेयर हाउसेस जहां हम क्या रखते हैं? इन्फ्लेमेबल गुड्स। ओके, नॉर्मल गुड्स हम नॉर्मल वेयर हाउसेस में रखते हैं, जैसे वीट हो गई तो उसके लिए इन दोनों की नीड नहीं है। सो आप इसके नोट्स बना लीजिए। आई विल अंडरलाइन फॉर यू। Some goods are produced in a particular season but are demanded throughout the year. There is a time gap between production and consumption. The goods are to be kept safe and fresh. तो इनको सेफ भी रखना है, फ्रेश भी रखना है इस टाइम गैप के दौरान। तो हम कैसे रख सकते हैं इनको सेफ और फ्रेश? वेयर हाउसिंग सेगमेंट को यूज़ करके। और यही वेयर हाउसिंग जो सेगमेंट है यही कॉमर्स का पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया टॉपिक। लेट्स प्रोसीड टू हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। अब हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज को हम कैसे रिमूव करते हैं? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बायर तक जब गुड्स सेल हो रहे हैं सेलर के थ्रू, सो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। अगर मान लीजिए आप एक बायर हैं, आपको साइकिल परचेज करनी है, तो आप साइकिल मैन्युफैक्चरर के पास तो नहीं जाओगे, आप साइकिल होलसेलर या रिटेलर के पास जाओगे और वहाँ से आप साइकिल परचेज करोगे और बदले में क्या दोगे? पैसे दोगे, फ्री में तो वो आपको देगा नहीं। तो आप किस चीज़ के थ्रू एक्सचेंज करते हो गुड्स? मनी के थ्रू। सो द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है?
मनी है, और आजकल बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स जो है उसके थ्रू अपन क्रेडिट पे भी चीज़ें ले पा रहे हैं. सो बैंक्स हेल्प्स द बायर्स एंड द सेलर्स in making and collecting payments. Now businessmen can send money from one place to another in the form of bank draft and checks. मैं तो बोलूँगी अब वो अपन फोन पे, UPI, गूगल पे और जो अलग अलग बैंक के UPI ऐप्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग, इस सब से अपन ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं आज. जरूरी नहीं है कि आप बैंक ड्राफ्ट दो, चेक्स आर पॉपुलर, बट दीज काइंड ऑफ मीडियम्स आर ऑल्सो पॉपुलर. सो ये जो हिंड्रेंस है वो किसने रिमूव करी? मनी ने एंड बैंकिंग सिस्टम में. ओके, नाउ रिस्क. दूसरी हिंड्रेंस है हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क विच अ बिजनेसमैन हैज़ टू फेस. The insurance branch of commerce helps in removing the hindrances of risk. आज अगर आप एक कार खरीदते हो, सो आप सबसे पहले उस कार का क्या करवाते हो? पेमेंट करने के बाद इंश्योरेंस करवाते हो. क्यों? कि कल को अगर एक्सीडेंट हो गया या कार कहीं ठुक गई तो उसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर दे. आज आप बीमार होते हो, सो आज आप पैसे लगाते हो क्या? नहीं, आप टाइम टू टाइम पैसे देते हो इंश्योरेंस कंपनीज को, जिससे आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, एंड वो आपकी हेल्प करती हैं टू पे द अमाउंट ऑफ द हॉस्पिटल बिल्स. ओके, तो इंश्योरेंस क्या करते हैं? हमारी लाइफ में जितनी भी रिस्की सिचुएशंस आती हैं सबसे हमें बचाते हैं, हमारे लॉसेस को इंडेमनीफाई करते हैं. सो बिजनेसमैन आज एक इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है कि वो कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर्स तक गुड प्रोड्यूस करके पहुंचा रहा है, तो ऑब्वियसली रिस्क तो बहुत सारी होंगी उसकी बिजनेस में. सो इंश्योरेंस जो ब्रांच है कॉमर्स की, ये हेल्प करता है कि ये रिस्क को एलिमिनेट कर दें. तो अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है इंश्योरेंस से, और कंपेंसेशन भी मिलती है. इंश्योरेंस कंपनी अग्री कर देती हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ रिस्की सिचुएशन आ गई या आपको लॉसेस इनकर हो गए तो हम आपको पे करेंगे. इसका मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ. एक बिजनेसमैन है, उसने एक छोटी सी शू मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खोला है. ठीक है, अब पूरे के पूरे यूनिट में आग लग गई और उस शॉप का इंश्योरेंस किया हुआ था. सो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी. परसेंटेज फिक्स होगा बिजनेसमैन और इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में. द कॉमन टाइप्स ऑफ रिस्क आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, स्टोरेज, बाय फायर, फ्लड, रेन. इस टाइप के इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं, बट हमें टाइम टू टाइम प्रीमियम पे करना होता है. फिर हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज. Generally, the consumer and the buyer are unaware about the new goods produced by the manufacturer. So, communication नहीं हो पाती. मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर सूरत में बैठा है, क्या मुझे पता चलेगा कि अच्छा वो एक न्यू ब्रांड ऑफ क्लोथ लॉन्च कर रहे हैं या नई तरह के प्रोडक्शन कर रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं? नहीं ना, कम्युनिकेशन गैप है. ऑब्वियसली बीइंग अ कंज्यूमर एंड बीइंग अ मैन्युफैक्चरर बहुत बड़ा कंजम्पशन गैप होता, कम्युनिकेशन गैप होता है. सो ये कम्युनिकेशन गैप कैसे कवर होता है? एडवर्टीजमेंट से. आज आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखते हो, बहुत चीज़ें पता चलती है क्योंकि आप न्यूज़पेपर पे देखते हो, मैगजीन्स पे देखते हो, ऑटो के पीछे तक एड बैनर्स लगे होते हैं, आप रोड पे जाते हो तो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं. तो ये सब क्या है? ये एडवर्टीजमेंट है, कंज्यूमर को बताना. जैसे अगर सपोज 5G नेटवर्क जब आया था तो कितने जगह बैनर लग गए थे, 5G इज नाउ इन इंडिया. सो आपको पता चल गया था ओके अब नाउ वी कैन कंज्यूम द 5G नेटवर्क. ओके, सो ये जो गैप है ये कैसे फिल होता है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू. सो एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटी. एक केस स्टडी थी. सो सपोज एक कंपनी थी जो बना रही थी एक मेडिसिन. ओके, तो उस कंपनी ने पूरे मार्केट में प्रचार कर दिया था कि हमारी मेडिसिन से ये पर्टिकुलर डिसीज क्योर होता है. ठीक है, अब वो मेडिसिन डॉक्टर्स बहुत वेट कर रहे थे कि कब वो मेडिसिन आए एंड कब वो पेशेंट्स को देने लगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी, जो डिसीज़ थी, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी. जैसे ही वो मेडिसिन मार्केट में आई, डॉक्टर्स ने उसे सेल करना चालू कर दिया एंड डॉक्टर्स ने उसे प्रिस्क्राइब करना चालू कर दिया एंड मेडिकल्स ने उसे सेल करना चालू कर दिया. जैसे ही वो मेडिकल कंज्यूम करी गई, तुरंत के तुरंत 16,000 डेथ्स हो गई. पर ऐसा क्यों हुआ? जब मेडिसिन की फाइनल स्टेज थी, लैब टेस्टिंग वगैरह सब हो गया था, पैकेजिंग के पहले कोई आउटसाइडर ने आके उसमें साइनाइड मिला दिया था.
तो वो एक जहर के रूप में कन्वर्ट हो चुकी थी। सो यहाँ पर अब कैसे कंज्यूमर्स को बताया जाए कि ये मेडिसिन मत कंज्यूम करो। सो उन्होंने क्या किया, टीवी पे बोला आके हर चैनल को अप्रोच किया कि हमें ये स्प्रेड करना है न्यूज़, नहीं तो कस्टमर्स की जान जाती जाएगी। पता नहीं कितनी ज़्यादा वो इन प्रोसेस में सेल हो चुकी है। जितने भी मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सबसे प्रोडक्ट रिकॉल किया यानी कॉल बैक किया, और फिर उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स के पास थे उनको भी बोला प्रिस्क्राइब करना बंद करो, सैम्पल पीसेस वापस मंगाए, और जहाँ जहाँ लोगों ने वो कंजम्पशन किया था वहाँ रेफ्यूजी कैंप्स लगाए, उनकी फैमिलीज को कंपेंसेशन दी जो लोग नहीं रहे। सो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? टीवी में ऐड के थ्रू दैट दिस मेडिसिन वी क्लेम that was good has been contaminated and it has something which should not be used by the consumers। तो उन्होंने कैसे बताया? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और ये केस स्टडी आपके पेपर में आ चुकी है। ओके, सो एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। सबसे पहले तो ये जो गैप है ना कम्युनिकेशन का, ये रिमूव होता है। So everyone knows that i9 is the latest microprocessor of computer because of advertisement। सबको पता है i9 बहुत लेटेस्ट प्रोसेसर है, Ryzen 7 भी लेटेस्ट प्रोसेसर्स में से ही एक है। ओके, लेट्स प्रोसीड। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। सो कॉमर्स 2 टाइप्स का होता है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, यानी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाय एंड सेल, और ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? जो उसे सपोर्ट करती हैं ट्रेड को। सो ट्रेड इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स, नॉट इंटरनल। It refers to buying and selling of goods and service. Okay, the trade segment of commerce brings together the manufacturer and the consumer. Trader acts as a link between the manufacturer and the consumer. In the absence of traders, the manufacturers will have to search for consumers and then the consumers will have to search for the manufacturers. Suppose एक फैक्ट्री है, यहाँ गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है, और ये फैक्ट्री है मान लीजिए मध्य प्रदेश में। इस फैक्ट्री में जो गुड्स मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं, एक कंज्यूमर है जिसको पता है कि उसको ये वाला गुड चाहिए, उसको नीड है इस गुड्स की, पर ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं है बीच में जो इन दोनों की लिंक को पूरी कर सके, यानी यहाँ से गुड्स लेके आए और यहाँ पे सेल कर दे। होलसेलर, रिटेलर और जो मिडिल मैन होते हैं, जो एजेंट होते हैं, ये ऐसे लोग नहीं हैं। तो बताइए क्या ट्रेड फैसिलिटेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सो ट्रेडर्स क्या करते हैं? इस गैप को फिल करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स के बीच के गैप को फिल करते हैं। अंडरस्टूड? सो ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। ट्रेडर्स ही होते हैं जो लिंक बनाते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर विल हैव टू सर्च फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर विल हैव टू सर्च फॉर मैन्युफैक्चरर, ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब ट्रेड 2 तरह की होती है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। चलिए इन दोनों को देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इंटरनल ट्रेड क्या होता है? सो इंटरनल ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। जो हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर जितनी भी ट्रेड हो रही है, जितने भी गुड्स बाय सेल हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। बट इंडिया से बाहर अगर कोई गुड्स सेल हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। सो इसको बोलते हैं होम ट्रेड, भी एक इसका नाम है। अंडर द इंटरनल ट्रेड, गुड्स एंड सर्विस आर बॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी ओनली, यानी यहाँ पे रुपीज में ही सेल होती है। द इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल मतलब जब बल्क में परचेजिंग हो और बल्क में सेलिंग हो, रिटेल मतलब जब सिंगल आइटम सेल कर सके, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। होलसेल ट्रेड, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन लार्ज क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? बल्क। The wholesalers buy goods directly from the manufacturer and sell these goods to retailers। तो मैन्युफैक्चरर्स से क्या करते हैं? ये होलसेलर्स गुड्स परचेज कर लेते हैं एंड इनको फिर रिटेलर्स को सेल करते हैं। मान लीजिए बल्ब है, बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इन होलसेलर्स ने ऐसा मान लिया है कि हर साल 50,000
जो बल्ब के ऑर्डर्स हैं वो इस फैक्ट्री को देते हैं, पर एक रिटेलर एक एक आइटम कंज्यूमर को बेचता है। हो सकता है ये केवल 100 ही बल्ब ले एक महीने में होलसेलर से, तो होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, बल्क में खरीदता है, रिटेलर्स को कम क्वांटिटीज में देता है। रिटेलर्स बहुत सारे होते हैं, होलसेलर्स लिमिटेड होते हैं। ओके, सो होलसेल ट्रेड इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन लार्ज क्वांटिटीज। Okay students, generally a wholesaler is a specialized in one line of product. ऐसा कभी नहीं देखा जाता मार्केट में, बहुत रेयर होता है जब एक होलसेलर बहुत सारे प्रोडक्ट होलसेल में खरीद रहा हो मैन्युफैक्चरर से। जनरली एक ही प्रोडक्ट में वो डील करते हैं। ही मेंटेन्स अ लार्ज स्टॉक, ही बाइज गुड्स फॉर कैश from the manufacturer and sells on credit to the retailer. A large amount of capital is required in wholesale trade क्योंकि आप बहुत बल्क परचेज कर रहे हो। Now retail trade, यहाँ पे हम किससे परचेज करते हैं? होलसेलर से परचेज करते हैं। Buying and selling of goods and service in small quantity, कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं, कम क्वांटिटी में ही सेल करते हैं। ठीक है, एक कंज्यूमर अगर किसी दुकान पे जा रहा है और एक पेंसिल खरीद रहा है, ये रिटेल बाइंग है, ये रिटेल बाइंग है, और ये जो सेल कर रहा है ये रिटेल सेलिंग है। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी, ये था हमारा रिटेल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर, और इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। बट जो आप इंडिया के बाहर गए तो आप एक्सटर्नल ट्रेड के दायरे में आ जाओगे। तो यहाँ पे बोलते हैं 2 और मोर कंट्रीज के बीच जो ट्रेड होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड जो इनेबल करती है बिजनेसमैन को कि वो अपने रिसोर्सेज को कंट्री से बाहर भी बेच पाए। एक्सटर्नल ट्रेड जो है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आती है। आज अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट मतलब इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है जिन चीज़ों का, उसको हम बाहर की कंट्रीज को सेल कर रहे हैं, सेल टू आउटसाइड कंट्रीज। इंपोर्ट क्या होता है? बाहर जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी फॉरेन में जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन हम अपनी होम कंट्री में लेके आ रहे हैं, हम उनसे बाय कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पैसा रिसीव होता है और यहाँ से हमारा जो पैसा है वो जाता है हमारी जेब से। अब एंट्री पोर्ट, इट रिफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। हम इंपोर्ट करते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो उसे क्या बोलते हैं? एंट्री पोर्ट। सो इट रिफर्स टू एक्सपोर्ट। सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। इट रिफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। The developing countries like India encourage export as it result in increasing foreign reserves. फिर उसके बाद import क्या होता है? Buying of goods and service from the foreign countries. So जब हम goods foreign countries से खरीदते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, कैपिटल गुड्स हो गए, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो हम होता है इम्पोर्ट। अब एंट्री पोर्ट क्या होता है? इट रिफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। In entry port, the goods are purchased from the foreign country, but not for consumption. हम उस goods को जब import कर रहे हैं तो हम consume नहीं कर रहे हैं, हम उसको sell कर रहे हैं किसी दूसरी country को। मान लीजिए US से कुछ हमने खरीदा and यूरोप में sell करा, तो इसको क्या बोलते हैं? entry port। तो ये सारे जो चेन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड है उसमें क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड को क्या क्या चीज़ें असिस्ट करती हैं? सो दीज एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दीज एक्टिविटीज मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ईजियर। इनको हम क्या बोलते हैं कि सर्विस सेक्टर होता है। टर्शरी सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं सब एड्स ऑफ ट्रेड में आती हैं। दीज हेल्प्स इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, प्लेस एट्सेट्रा। टाइम गैप जो जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया वो एड्स टू ट्रेड है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया वो एड्स टू ट्रेड है। तो एड्स टू ट्रेड क्या होती है? टर्शरी सेक्टर की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, नाउ सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये किस हिंड्रेंस को रिमूव करता है? प्लेस गैप। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। सो ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट वन प्लेस एंड वेयर इज जो हमने पढ़ा था ना, जो गुड्स डिमांड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिमांड होते हैं, प्रोडक्शन एक ही जगह होता है। सो ये जो प्लेस गैप है ट्रांसपोर्टेशन ही रिमूव करता है, ठीक है। सो ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि ट्रांसपोर्ट है। सो ट्रांसपोर्ट भी एक एड्स टू ट्रेड है, जस्ट हमने अभी पढ़ा था। लेबर इज ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट है। फिर अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्विस। कम्युनिकेशन कैसे हो पाती है? सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने में। सो कम्युनिकेशन से क्या होता है? एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच और ट्रेडर्स के बीच। तो जो कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है पोस्टल सर्विस जो पहले चलती थी, टेलीफोन सर्विस जो आज भी चलती है, ठीक है, फैक्स, इंटरनेट, इसके साथ एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सब भी आ चुका है अब, ठीक है, क्योंकि ये ग्रोइंग इकोनॉमी है तो सारे मीडियम्स एक्सेप्टेड हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक्स हैं तो क्रेडिट पे आप गुड्स परचेज और सेल कर पा रहे हो, बैंक्स है तो आपके पास चेकबुक है, बैंक है तो आप प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज बना पा रहे हो। सो बैंक्स की वजह से बहुत कुछ चीज़ें फैसिलिटेट हुई है। फाइनेंस किस लिए आता है? आप EMI यूज़ कर पा रहे हो ना, एस्टिमेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन एटसेट्रा टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बैंक्स हेल्प करती हैं फंड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लोन लेके कर लो, EMI पे ले लो चीज़ें, ठीक है, ऐसा होता है। मान लीजिए कोई मशीनरी चाहिए फैक्ट्री में, वो मशीनरी 2 करोड़ की है। अब फैक्ट्री का ओनर कब तक इकट्ठा तो पैसे नहीं दे पाएगा, वो क्या करेगा? बैंक से EMI फाइनेंस करवा लेगा और धीरे धीरे पे करेगा फ्रॉम हिज प्रॉफिट्स। सो अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ फंड्स, commercial banks provide many other facilities such as collection and deposit of checks, issue of bank draft, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा। बैंक्स प्रोवाइड करते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैसे अगर निकालने हैं तो उसकी भी फैसिलिटी होती है। नाउ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी लॉस होता है, जैसे आग लग गई, तो इंश्योरेंस कंपनीज वो गैप को फिल करती हैं। सो इंश्योरेंस भी एड्स टू ट्रेड है, ठीक है। तो ये किसका हिंड्रेंस, कौन सा हिंड्रेंस रिमूव करती है? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, ठीक है। सो इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। वेयर हाउसिंग, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं केस स्टडी, ओके। सो अगर ये मैं हमेशा बोलती हूँ तो अभी भी बोल रही हूँ, अगर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो, केस स्टडी नहीं पढ़ी तो कैसे पढ़ पाओगे बिजनेस स्टडीज़? अगर आपको केस स्टडीज़ लिखनी है तो हमारी जो क्वेश्चन आंसर रजिस्टर है उसमें लिखते जाओ, इसके साथ साथ लाइक करो वीडियो को अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो राजीव वांट्स टू स्टार्ट अ होलसेल बिजनेस। राजीव जी को होलसेल बिजनेस करना था रेडीमेड गारमेंट्स का, बट he is hesitating as it involves various problems such as searching for the customers, for moving goods from one place production to the market to another, informing customers about the new designs and varieties of added every season. There is a threat of risk भी है एक fire की, accident की, ठीक है, excess stockage of goods की. He approaches his friend Sandeep, who explain him about some branches of commerce which can help राजीव to overcome all these hindrances. So आपको पता ही है कि इसकी जो दिक्कतें हैं वो कैसे सॉल्व हो पाएंगी। पहली दिक्कत देखिए, for moving goods from one place of production to market, ये कौन सॉल्व करेगा? ट्रांसपोर्ट। अभी हमने देखा ना स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट द न्यू डिजाइन एंड वैरायटी एडेड एवरी सीजन, ये कौन हेल्प करेगा? एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ रिस्क और लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, स्टोरिंग द एक्सेस स्टॉकेज ऑफ गुड्स, तो इस स्टोरिंग में आ जाएगा वेयर हाउसिंग और यहाँ आ जाएगा इंश्योरेंस, ठीक है। सारी हिंड्रेंसेस रिमूव हो गई, तो संदीप जी से पूछने की बजाय आपको खुद ही आंसर पता है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे हैं फॉलो अप में। पहला, स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस राजीव इज प्लानिंग टू स्टार्ट, कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस वो स्टार्ट करना चाह रहा है? तो ट्रेड, होलसेल ट्रेड, ठीक है। नाउ स्टेट विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम दीज हिंड्रेंसेस, सो कॉमर्स, कॉमर्स से ये सब पॉसिबल है। स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज विच कैन हेल्प राजीव ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स,
तो आपको लाइन बतानी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुकी। सर्चिंग फॉर कंज्यूमर ट्रेड, मूविंग गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स, एडवर्टीजमेंट, थ्रेट ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस। आप स्टोरेज ऑफ गुड्स और लिख देना, वेयर हाउसिंग, ठीक है। सो ये था अपना ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा कंप्लीट बड़ा टॉपिक कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इंडस्ट्री, मीनिंग और टाइप्स के बाद आपको अगर अच्छे से समझ आया, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं कंप्लीट कोर्सेज फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड, जिसके साथ आपको मिलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। और हमारी ये वेबसाइट है, आप इस पे जाना, क्लिक करना, कंप्लीट कोर्सेज आपको शो होंगे। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उनकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हम तैयारी करवाते हैं इन टॉप कोर्सेज़ की, तो सीबीएसई बोर्ड तो है ही है, उसके साथ ये स्टेट बोर्ड्स हैं। वैदिक मैथ्स का कोर्स भी अवेलेबल है, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट गो चेक इट आउट। इसके अलावा क्रैश कोर्सेज are available before your examination of all classes. Apart from that, spoken English course is also there which can make your English to this level. So what are you waiting for? Go check all these out. One more important thing, if you are from Hindi medium, we have a Hindi medium channel too. उसकी भी link description box में given है। अगर आप को कोई भी डाउट्स आता है ना स्टूडेंट्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना। वी आर हियर टू गिव यू कंप्लीट ऑनलाइन फ्री एजुकेशन, वन एंड ओनली ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। टेक केयर, थैंक यू सो मच।